डालेंगे। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, यहाँ से आपके पास बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं। मतलब जो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर से आएगा। 5 नंबर का सवाल यहीं से आना है और मुश्किल से मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, बहुत सिंपल सा है। 2 ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर, एक इनकम डिटर्मिनेशन और एक मल्टीप्लायर। दोनों में से एक आपके पास 5 नंबर में आना कन्फर्म्ड है। आपके एग्जाम में 5 मार्क का एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर होता क्या है? सबसे पहली चीज़, 2 टॉपिक्स हैं, एक इनकम डिटर्मिनेशन और एक मल्टीप्लायर। सबसे पहले इनकम डिटर्मिनेशन सीखो। इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी में वो कौन सी लेवल ऑफ इनकम होगी जहाँ पे प्रोड्यूसर भी खुश और जहाँ पे कंज्यूमर भी खुश, दोनों ही खुश। इकोनॉमी में फुल बढ़िया काम है, दोनों को काम मिल रहा है और सभी लोग अच्छे से अपना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है, ये जो थियरी है, ये थियरी किसने दी? कीन्स। ये थियरी किसने दी? कीन्स ने। ये नाम याद रखना। तो इस थियरी को कौन सी थियरी बोला जाता है? कीनीजियन थियरी। इस थियरी को हम बोलते हैं कीनीजियन थियरी, ठीक है, क्योंकि ये थियरी पूरी की पूरी किसने दी थी? कीन्स ने दी थी, ठीक है। जैसे माइक्रो में हम लोग हर चीज़ मार्शल का नाम लेते थे कि सबसे बड़ा योगदान किसका है? मार्शल का। सिमिलरली यहाँ पे मैक्रो में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? कीन्स का है, ठीक है। कीन्स ने बोला कि किसी भी इकोनॉमी को अगर इक्विलिब्रियम पे होना है तो वो 2 तरीके से फाइंड आउट करा जा सकता है। कितने तरीके से फाइंड आउट करा जाएगा? 2। तो कीन्स ने आपको 2 अप्रोच दी। इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कितनी अप्रोच है? 2 अप्रोच है बेटा। सबसे पहली अप्रोच होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, ठीक है, कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। बताओ इकोनॉमी बढ़िया चलेगी या नहीं चलेगी? कि ना तो माल ज्यादा है और ना माल कम है, जितना चाहिए उतना ही है, ठीक है। तो अगर किसी भी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे होना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एडी और एएस बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहला अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ढूंढना है तो कौन सा चाहिए? एडी और एएस बराबर चाहिए, ठीक है। अब एडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट पढ़ के आए हो आप, बस। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर देखा जाए तो सी से सी खत्म। क्या मैं दूसरा ऐसा लिख सकता हूं, अगर सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम है? इसी के कंपोनेंट से आया ये भी, ठीक है। तो कीन्स ने बोला आपको इक्विलिब्रियम 2 जगह पे मिल सकता है। कौन सी 2 जगह पे? एक तो एडी बराबर एएस हो और दूसरा सेविंग्स बराबर इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है तो आपको 2 सिचुएशंस देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे एडीएस है बराबर और कहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर, सही है। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद आप वापस से चलो अपनी उसी वाली टेबल के ऊपर कि अगर मुझे अब इक्विलिब्रियम लिखना ही हो तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, इक्विलिब्रियम यूजिंग एडीएस अप्रोच। इक्विलिब्रियम यूजिंग एडीएस अप्रोच। हमें किस प्रकार से इक्विलिब्रियम मिल सकता है? कौन सी अप्रोच को यूज करते हुए? एडीएस अप्रोच को यूज करते हुए, ठीक है। इसके अंदर फटाफट से लिखो, अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थियरी, अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थियरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थियरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम equilibrium level of income is determined when AD is equal to AS, when AD is equal to AS। इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा?
जब AD किसके बराबर हो, AS के बराबर हो। ठीक है, इसके बाद आपको सीधा सीधा AD और AS को थोड़ा थोड़ा दो लाइन में डिफाइन कर देना है कि AD हैज़ 2 कॉम्पोनेंट C प्लस I और AS हैज़ 2 कॉम्पोनेंट C प्लस S। उसको दो लाइन में डिफाइन कर देंगे। फिर हम वही अपनी पुरानी वाली टेबल बनाएंगे। कौन सी वाली टेबल? इनकम कहाँ से शुरू हो रहा है? 0, 100, 200, 300, 400, 500 और कंजम्पशन 40, फिर 120, 200, 280, 360, 440 और 520। ठीक है जी, इनकम आ गया, कंजम्पशन आ गया, उसके बाद सेविंग्स। ठीक है, उसके बाद सेविंग्स बताओ जी। 0 माइनस 40 माइनस 20, 0, फिर 20, 40, 60 और इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लेना है, याद रखना 40 ले लेना। इन्वेस्टमेंट को हमें लेना है 40। ठीक है जी, अब बताओ AD कैसे निकलेगा? AD इज इक्वल टू C प्लस I। तो C प्लस I ने जोड़ दो, 40 प्लस 40, फिर 120 प्लस 40, फिर 400, फिर उसके बाद 560। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया AD। सही है। AS इज इक्वल टू C प्लस S। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि AS इज इक्वल टू नेशनल इनकम भी होता है, तो क्या सेम टू सेम लिख दूं? अगर वैसे करोगे तो भी यही आएगा, 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 120 100, 200 प्लस 0 200। इनकम और AS एक ही होता है। ठीक है, तो सेम आएगा वही 0, लो जी। अब इस टेबल में बेटा आपको याद रखना है कि हमें एक चीज और लेनी है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। क्योंकि हमें ना इक्विलिब्रियम ढूंढना है। अब इक्विलिब्रियम में आपको एक तरफ से इनकम का भी इक्विलिब्रियम वही होता है और आउटपुट का भी इक्विलिब्रियम वही होता है और एम्प्लॉयमेंट का भी इक्विलिब्रियम वही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनकम से पहले एक और चीज ले लेनी है, जिसको क्या बोलना है? बस, और कुछ नहीं। ये आउटपुट ले लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 की इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी में। कि 0 बना रहा था तो कोई भी इनकम नहीं था, 10 यूनिट प्रोड्यूस करे तो 100 रुपये का इनकम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या ले लिया? आउटपुट भी ले लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आपको ADS कहाँ पे बराबर दिख रहे हैं? ADS कहीं पे इक्वल है क्या? कहाँ पे? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम है? ठीक है, सिमिलरली क्या आपको यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर दिख रहे हैं? देखो, इसीलिए कीन्स ने बोला कि अगर आपको कभी भी इक्विलिब्रियम निकालना हो तो इक्विलिब्रियम निकालने के कितने तरीके हैं? 2, या तो ADAS या फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, लेकिन अभी हम क्योंकि ADAS अप्रोच लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप एग्जाम में सिर्फ इसको बॉक्स में करके आओगे। ठीक है, और इसको क्या बोल दोगे कि आप ये क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम, दैट इज AD बराबर AS। AD किसके बराबर है? AS के बराबर है। इक्विलिब्रियम से पहले क्या होता है बेटा? AD इज ग्रेटर देन AS और उसके बाद AD इज लेस देन AS। इक्विलिब्रियम से पहले ग्रेटर देन और इक्विलिब्रियम के बाद लेस देन। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये टेबल बना ली, पुराने वाली टेबल है। टेबल के बाद अब हम कर्व बनाएंगे। क्या बनाना है अब हमें? कर्व। अगर मुझे ADAS का कर्व बनाना हो तो वो कैसे बनता है जी? फ्री हैंड कर्व बना देंगे। इधर आप क्या ले लोगे? इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इधर AD और AS। ये क्या बन गया हमारा? AS। ये क्या बना? AS।
और उसके बाद यहाँ से क्या बन गया, AD, ठीक है। तो जहाँ पे AD और AS बराबर हुए, जहाँ पे AD और AS बराबर हुए, इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम। सही हो गया बेटा, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, सही है जी। चलो अब एक सवाल पूछता हूँ मैं विवेक से। विवेक एक बात बताओ भाई, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों नहीं है? सिर्फ विवेक, और कोई नहीं बोलेगा। अभी तो हमने ये ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था, ओनली विवेक। ये देख, ये ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? अब बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्यों नहीं है? हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट है या नहीं है? नहीं है। अभी तो ऊपर डायग्राम में बनाया था ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे कंजम्पशन नहीं है। आप बताओ बेटा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है या नहीं है? नहीं है, क्यों? सेविंग जीरो, न्यू सेविंग इन। अच्छा, खुशी आप बताओ बेटा। आप बताओगे तो बहुत खुशी मिलेगी मुझे। देखो, ये जो विवेक ने बिल्कुल सही बताया, ये AD है, ये C नहीं है। वहाँ पे क्या था, कंजम्पशन बराबर इनकम, ठीक है। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो इसके नीचे एक कर्व बनेगा, ये सिर्फ किसका कर्व है, कंजम्पशन का। यहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन है, तो इस पॉइंट को क्या बोलूँगा, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। तो आप लोगों ने जो AD बनाया था, AD में तो दो चीज़ें आती है ना, C+I, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ गए। वो AD अलग कर्व है और C अलग कर्व है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको C और Y से मिलता है, लेकिन इक्विलिब्रियम आपको AD/AS से मिलता है। क्लियर हुआ? ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ये AD और AS की हम लोग बात कर रहे थे। तो आपको इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा बेटा जी? इस पॉइंट पे, जिसको हमने बोल दिया पॉइंट E, ठीक है। उसके बाद बस आपको इसको थोड़ा सा 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रहा है, एट पॉइंट E, सही है। और जो इसके नीचे आउटपुट है, इसको O ले लो, इसको Y ले लो। ये OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बस सीधा सीधा इसको डिफाइन कर देना है और आपका कार्यक्रम हो जाएगा समाप्त, ठीक है। ओके हो गया। ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन बना के, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ AD is greater than AS, if AD is greater than AS, and part B, if AD is less than AS. AD is less than AS, क्या होगा अगर AD greater than AS हो, और क्या होगा अगर AD less than AS हो, ठीक है। अब अगर आप इस कर्व में देखो तो इससे इक्विलिब्रियम से पहले अगर आप इस एरिया में देखो, क्या AD ज़्यादा है AS से? देखो AD ज़्यादा है या नहीं है AS से? और इसके बाद AS ज़्यादा हो गया किससे? AD से। यानी कि ब्रेक इवन के बाद यहाँ पे AD लेस देन AS है और पहले AD ग्रेटर देन AS है, सही है। यानी इस सिचुएशन में इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो पहले हम इसकी बात कर लें। केस नंबर 1 लिखो, इफ AD इज ग्रेटर देन AS, if AD is greater than AS, it means consumers and firms, it means कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, अगर इक्विलिब्रियम आएगा ना बेटा वहाँ पे, तो सब कुछ लिख के आना पूरा। इक्विलिब्रियम का मतलब
उसके बाद टेबल, टेबल के बाद कर्व, कर्व के बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद ये भी ग्रेटर देन और लेस देन भी पूरा डिफाइन करके आना 5 नंबर में। ऑल्दो ये 6 नंबर में आता था यूजुअली, लेकिन अब 5 का ही मैक्सिमम है, क्या करें, क्वेश्चन तो वही पूछेगा, लेकिन 6 की जगह कितने में पूछेगा, 5 में पूछेगा, तो कोई बात नहीं, चलो हमें तो लिखना ही है। ठीक है, क्या लिखा जी, इट मीन्स कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर, consumers and firms together are willing to buying more goods, are willing to buy more goods than firms are willing to produce, are willing to buy more goods than firms are willing to produce। मतलब कि जो consumers और firms हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जितना फर्म बना रही है, जितना बन रहा है उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज अ रिजल्ट, अब बताओ अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो जितना आप स्टोर करने की सोच रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं 100 यूनिट बनाता हूँ, 60 यूनिट की डिमांड हो जाएगी, 40 में इन्वेंट्री मेंटेन कर लूँगा आगे बेचने के लिए फ्यूचर में। लेकिन अगर डिमांड ही 80 हो जाए तो मेरी इन्वेंट्री 20 रह गई, इन्वेंट्री कम हो गया या नहीं हो गया। तो एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री, एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल, प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, बिलो द डिजायर्ड लेवल। अब मुझे बताओ इन्वेंट्री कम रह गया, जितना मैं स्टॉक मेंटेन करना चाह रहा था वो स्टॉक कम रह गया, तो अब उस स्टॉक को पूरा करने के लिए क्या मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट से लिखेंगे, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू डिजायर्ड लेवल, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू डिजायर्ड लेवल, firms would resort, R-E-S-O-R-T, resort to increase in employment, to increase in employment and output, increase in employment and output until the economy is back, until the economy is back at the level, until the economy is back at the level when AD is equal to AS, when AD is equal to AS। तब तक हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जब तक इकोनॉमी वापस से किस लेवल पे नहीं आ जाती, इस OY लेवल पे, जहाँ पे AD किसके बराबर है, AS के बराबर है। ठीक है, सेकंड केस क्या था हमारे पास, when AD is less than AS। तो दूसरा केस क्या बनेगा बेटा, when AD is लेस देन एस। अब यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंज्यूमर्स और फर्म्स हैं वो कम डिमांड कर रहे हैं एज कंपेयर टू जितना फर्म्स ने सोचा था, ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही। ठीक है, तो अब आप बताओ अगर ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही तो इस बार इन्वेंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी, है ना। मैंने सोचा था कि 100 यूनिट बनाऊंगा, 60 की डिमांड हो जाएगी, 40 स्टोर कर लूंगा, डिमांड हुई सिर्फ 30 की, कितना इन्वेंट्री हो गया, 70 का इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री बढ़ गया। अब बताओ आपके पास ऑलरेडी इतना माल पड़ा हुआ है, तो क्या आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे या कम करोगे, कम करेंगे। इस बार प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, सिमिलरली इनकम भी कम होगा, सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, लेकिन हम वापस से कहाँ पे आएंगे, इसी लेवल पे आएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल पे। लिख पाओगे इसको एज इट इज, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है इसके अंदर। व्हेन AD is less than AS, it means consumers and firms together would be buying less goods। ऊपर था more goods, यहाँ पे क्या आएगा, less goods। ठीक है, as a result planned inventory would rise। इस बार इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आपके पास अनवांटेड इन्वेंट्री है तो थर्ड पॉइंट बनेगा, टू क्लियर द अनवांटेड इन्वेंट्री फर्म्स वुड प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट अ लेवल व्हेन AD इज इक्वल टू AS। खत्म। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स सही हो गया। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा अप्रोच, AD-AS अप्रोच। सही है जी। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा अप्रोच कौन सा आएगा, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे
इक्विलिब्रियम यूजिंग इक्विलिब्रियम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्विलिब्रियम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। अब इस अप्रोच ने क्या बोला, फिर से वही, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल इज अटेन्ड व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। पहले क्या बोल रहा था, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, अब क्या बोल रहा है, व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। फिर सेम टू सेम वही टेबल बनेगी, ठीक है। उस टेबल में अब आपको एडी और एएस निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा सीधा एस और आई पे रुक सकते हो, ठीक है। मतलब अभी तो हमने ये ऊपर वाली टेबल में एडी और एएस भी निकाला था ना, क्योंकि हमें एडीएस अप्रोच दिखानी थी, लेकिन अब मुझे यही दिखानी है, तो ये 1 2 3 4 चीज़ों से भी काम चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या दिखा रहा हूँ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच दिखा रहा हूँ। तो अब बेटा इसके बाद जो कर्व बनेगा, वो कर्व कैसे बनेगा जी, आपके पास जो सेविंग्स होती है वो नीचे से शुरू होती है, नेगेटिव से, तो ये हो गई आपकी सेविंग्स, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होता है। इन्वेस्टमेंट तो कैसा होता है, ऑटोनॉमस होता है। तो आपके पास ऐसा ही अप्रोच ये है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। और इसके नीचे जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, यानी वो ये ओ और ये वाई, तो यही जो लेवल है, यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। ऊपर वाले अप्रोच में क्या बराबर थे, एडी और एएस, इसमें क्या बराबर है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन वही, क्लियर है जी, सही। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है 4 लाइन में, वही मैंने पहले आपको करवाया हुआ है, सही है जी। अब इसके बाद क्या सवाल बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन लिखो इसके अंदर। पैटर्न समझ में आ गया, ये अप्रोच कैसे लिख के आनी है, पहले मीनिंग के बाद उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दो, कंपोनेंट्स के बाद टेबल के बाद कर्व, फिर कर्व का एक्सप्लेनेशन 4 लाइन में, ठीक है। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन वही, व्हाट विल हैपन व्हेन केस नंबर 1 ये वाला, ऊपर वाला इक्विलिब्रियम से पहले वाला, व्हेन सेविंग इज लेस देन, कम है बेटा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट्स। और बी पार्ट क्या बनेगा, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो 2 केस है, अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, सही है। आंसर लिखेंगे इसका। सबसे पहला केस मैंने आपको कौन सा लिखवाया, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। केस 1 में लिखेंगे इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इकोनॉमी में सेविंग कम हो रही है इट मीन्स खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना। खर्चा ज़्यादा हो रहा था तभी तो इस लेवल पे एडी भी ज़्यादा था या नहीं था, क्योंकि सेविंग कम है ना, सेविंग कम है, दैट इज़ वाई खर्चा ज़्यादा हो रहा है, साफ पता चल रहा है। तो फिर से वही सेम टू सेम एडी ग्रेटर देन एएस वाला केस बन गया है, नहीं बन गया। सेविंग कम है तो खर्चा ज़्यादा है, इट मीन्स कि फर्म्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो जितना आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाह रहे थे इतना मेंटेन नहीं होगा, तो आपका इन्वेंट्री लेवल गिर जाएगा। फिर उसको वापस से लाने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, इनकम बढ़ाओगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, तब तक जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होगा, ठीक है। लिखो जी एक को, when saving is less than investment it means that households are consuming more, it means that households are consuming more and saving less, households are consuming more and saving less, वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं, then what the firms expected,
देन व्हाट द फर्म्स एक्सपेक्टेड, जितना फर्म्स ने एक्सपेक्ट करा था उससे कम हो रहा है जो भी काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री, प्लान्ड इन्वेंट्री वुड क्या होगा, फॉल। एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल, आपका जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, बिलो द डिजायर्ड लेवल। फिर पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, थर्ड। उसके बाद टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक एट द डिजायर्ड लेवल, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक एट द डिजायर्ड लेवल, इन्वेंट्री को वापस लाने के लिए डिजायर्ड लेवल पे, फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, फर्म्स क्या प्लान करेंगी, फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल सेविंग्स बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, टिल सेविंग्स किसके बराबर ना आ जाए, जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर ना आ जाए, ठीक है जी, सही हो गया। और दूसरा केस जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है, सेम टू सेम, बस इसका अपोजिट आपको लिख देना है, हो जाएगा, सही है जी। अगर सेविंग क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, सेविंग ज़्यादा है तो इट मीन्स खर्चा कम हो रहा है, यानी डिमांड भी कम हो रही है, तो एडी लेस देन एस वाला केस, सही है। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल्स, कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम लेवल हो सकते हैं। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला था कि बस इक्विलिब्रियम लेवल एक ही जगह पे होता है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन कीन्स ने बोला नहीं, हमारे जो इक्विलिब्रियम है वो कितने लेवल पे हो सकता है, 3 लेवल पे हो सकता है, ठीक है। तो जो याद रखना ये भी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो बस एक ही मानते थे कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन कीन्स ने बोला नहीं, 3 प्रकार की सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली वाली को क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरी होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और तीसरी होती है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए ना बेटा, तो ये तीसरा वाला देखने को नहीं मिलता हमें, तीसरा वाला हमें देखने को नहीं मिलता, बट टाइप है, एक बताया गया है। क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन का केस होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों हमें केसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि हम बोलेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है कि जब आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है उस टाइम पे इकोनॉमी पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट आप अभी पढ़ के आए हो ऊपर, कि जहाँ पे जितने भी लोग विलिंग और एबल है उनको काम मिल रहा है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ये बोला गया कि आप इक्विलिब्रियम पे जब पहुंच रहे हो, यानी कि जो आपका AS किसके बराबर है, AD के, ये जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसी लेवल को क्या बोला गया, कौन सा है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब आपका AD बराबर AS है तो इस लेवल पे जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं उन सभी को काम मिल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी तुम्हें इससे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था। अंडर एम्प्लॉयमेंट देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है,
हमने बोला कि अगर इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनको काम देना है तो यहाँ पे इस लेवल पे AD और AS बराबर होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अभी इकोनॉमी में बेटा इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया ना, इसको बोल दिया OY फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन इकोनॉमी में अभी इतनी डिमांड नहीं है, लोग इतनी डिमांड नहीं कर रहे, सामान इतना नहीं बिक रहा, लोगों के पास पैसा कम है या कोई भी कारण हो सकता है। तो इस सिनेरियो में जो आपका फिलहाल का AD है ना वो पहले वाले AD से कम आ जाता है। अगर डिमांड ही नहीं है तो क्या AD कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर AD कम हो गया तो अब AD और AS कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या आप इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E1 है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? OZ, ठीक है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में इतना इनकम होगा, इतना आउटपुट होगा और इतना एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना चाहिए था? OY। फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे था ना। फिलहाल डिमांड कम है, डिमांड कम है तो इक्विलिब्रियम भी नीचे आ जाएगा। क्या मैं आप बोल सकता हूँ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा यहाँ पे, कि लोग जितना काम करना चाहते हैं उनको उतना काम नहीं मिल रहा। जब भाई इतनी डिमांड ही नहीं है तो काम कहाँ से उतना मिलेगा, ठीक है या नहीं है। तो इस इक्विलिब्रियम को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है, तो उस इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलते हो? कौन सा इक्विलिब्रियम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो AD था ये फुल एम्प्लॉयमेंट AD था और ये एक्चुअल है, सही हो गया। तो आप एग्जाम में, मेरे पास तो दो अलग अलग कलर्स थे तो मैंने अलग से दिखा दिया, एग्जाम में इसको आप डॉटेड लाइंस में बना के आना, ताकि एक स्ट्रेट लाइन और एक्चुअल वाला जो है अभी वो कौन सी लाइंस में बनाओ। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा आता है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है जी? लो जी, फिर से सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना दिया हमने। कौन सा बनाया? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना दिया। इस बार AD ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो आपका ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन इस बार डिमांड इतनी ज्यादा है, तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां पे था, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो डिमांड है वो ज्यादा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इसको क्या बोलते हैं? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया था, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उन्हें काम मिल भी गया, तो क्या अब उससे ज़्यादा काम हो सकता है? भाई जितने भी लोग काम करना चाह रहे थे उन्हें सबको काम तो मिल ही गया ना, तो इससे आगे तो इकोनॉमी वैसे ही नहीं जा सकती। तो यानी कि इस सिचुएशन में हम आउटपुट भी नहीं बढ़ा सकते, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट करता है, महंगाई होगी यहाँ पे। सिर्फ क्या होने वाली है? महंगाई। महंगाई क्यों होगी? क्योंकि इकोनॉमी पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुकी है, अब इससे ज़्यादा काम तो है ही नहीं ना, लेकिन डिमांड तो अब भी उतनी है, बढ़ी हुई है डिमांड। तो जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई कम रह जाएगी, तो उस सिनेरियो में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिलेगी। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में एक्चुअल AD ऊपर बनाना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में नीचे बनाना है, और फुल एम्प्लॉयमेंट में तो एक ही बन ही रहा है, AD बराबर AS। समझ में आ गए? तीनों प्रकार के, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ क्या बन गए हमारे ये? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बेटा एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डाल दो जी, हेडिंग डाल दो फटाफट। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डाल दिया बेटा हेडिंग, ठीक है।
मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान से देखनी है, जो ध्यान से सीखनी है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास? सबसे पहले होता है मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है किसके साथ? एमपीसी के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये बेसिक इससे 3 से 4 सवाल बनते हैं, ठीक है। इससे इस प्रकार के 3 से 4 सवाल बनते हैं कि मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, मल्टीप्लायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अप्रोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आने के चांसेस ज़्यादातर इसी के होते हैं, और अगर इसका वर्किंग नहीं आएगा तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन तो इस पर बनना ही बनना है, 100% आएगा इस पर क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पे आने वाला है 100%, ठीक है। होता क्या है जी मल्टीप्लायर, डिटेल में हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक वैसी ओवरव्यू ले लो, क्या है मल्टीप्लायर बेसिकली कि एक थियरी ने ये बोला कि इकोनॉमी में जब भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी। मतलब अगर आपने 100 रुपये खर्च करे तो 100 रुपये से कई गुना इनकम जनरेट होगी, शायद 150, 200, 300, 500 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। ओके, तो मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि एक इकोनॉमी में जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी। वो इनकम कैसे जनरेट होती है? बड़ा छोटा सा फैक्ट है कि अगर एक इंडिविजुअल का खर्चा होता है तो किसी ना किसी की इनकम होती है। अगर सरकार इकोनॉमी में पैसा डालता है, गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, अब अगर गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया तो उस मेडिकल कॉलेज को बनाने में कितने लोगों को काम मिलेगा? सीमेंट वाले से सीमेंट आएगा, रेत आएगा, बजरी आएगी, लेबर को काम मिलेगा। अब वो सीमेंट वाला आगे कितने लोगों को पैसा बांटेगा? अपने स्कूल की फीस देगा, बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगा, मतलब कितने लोगों तक वो पैसा फैलेगा। तो क्या एक इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी? इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या है बेसिकली कि क्या जब एक इन्वेस्टमेंट होगी तो उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। बात समझ में आया? लिखो। मल्टीप्लायर इज द रेशो, मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ increase in national income, ब्रैकेट में लिखना डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब वो ट्राइंगल, कहीं डेल्टा ही लिख दो, तुम्हारा कुछ नहीं पता। इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और इसके बाद फॉर्मूला लिख दो इसका, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K का मतलब बेटा मल्टीप्लायर होता है, K का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लायर। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और उससे 1000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, तो कितने गुना हो गई? 5 टाइम्स। याद रखना मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में होता है, मल्टीप्लायर का जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है? टाइम्स, ठीक है। अब सपोज 100 करोड़ की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी और 800 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, तो 8 टाइम्स,
ठीक है। तो मल्टीप्लायर में बेसिकली ये है कि आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं और ये बताता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो उससे कितने गुना इनकम जनरेट हुई, यही है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। अब इसका कैसे वर्किंग होता है, क्या मिनिमम मैक्सिमम, क्या मल्टीप्लायर एमपीसी, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास और अगला चैप्टर भी खत्म करेंगे, उसके बाद यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही।